बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के टेंजेंट्स एंड नॉर्मल चैप्टर से है। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स r इज इक्वल टू a sin 2 थीटा एंड r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों कर्व के इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व्स r इज इक्वल टू a sin 2 थीटा और इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं हम। इस इक्वेशन नंबर 2 r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी दो कर्व के बीच हमें एंगल फाइंड करना होता है, माना ये कर्व C1 है, ये कर्व C2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, C2 इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है। तो उनके बीच का एंगल का मतलब है जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसे P से डिनोट कर दें, तो उस पॉइंट पर पहले वाले कर्व का जो टेंजेंट है, जिसको हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहे हैं, और ऐसे ही दूसरे वाले कर्व की इसी का टेंजेंट ड्रॉ करें। ये ड्रॉ कर लिया हमने। तो इन टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है उसको हमें उसका मतलब होता है कि दोनों कर्व के बीच का एंगल। तो टेंजेंट के बीच का एंगल फाइंड करना। इक्वेशन यहाँ पर r और थीटा में यानी पोलर इक्वेशन में है। तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले वाले जो कर्व है उसके टेंजेंट का एंगल फाइंड करना जानते हैं, इसको हम φ1 कर देते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले जो कर्व है उसके टेंजेंट का इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर से एंगल जानते हैं। अगर हम इनका डिफरेंस ले लेंगे तो उनके बीच का एंगल हमको मिल जाएगा, जो हमें फाइंड करना है। और अगर ये वेरिएबल की फॉर्म में आएगा तो हमें पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फिर फाइंड करना होगा, ताकि हम पता करें। यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल कैसे आता है, आर और ये थीटा दोनों में आता है, तो हमें दोनों की ही ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर किसी एक में आता है तो एक, फ़िलहाल अभी पहले से हम इसलिए नहीं निकालते हैं वैल्यू, बाद में देख लेते हैं। तो हमारा कोशिश रहेगी पहले φ1 और φ2 निकालने की। तो इसके लिए फार्मूला होता है tan phi इज इक्वल टू r d थीटा ओवर डी आर, ये फार्मूला होता है। तो इसके लिए हम पहले वाले कर्व का अगर φ1 चाहें तो उसके लिए पहले वाले कर्व के लिए r की वैल्यू और d थीटा ओवर डी आर की वैल्यू यहाँ पर रखना होगी। तो हमें इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर लॉग लेके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कि पावर कम है, फैक्टर कम है, इसलिए आसानी से हो जाएगा। तो लॉग ना लें। अगर पावर इसकी ज़्यादा होती है आर की भी ए की भी, तो हम लॉग लेके इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि लॉग लेना भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें लॉग लिया था, तो लॉग बिना लॉग लिए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है बिना लॉग के। यहाँ पर चूँकि सिंपल प्रॉब्लम है तो लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आर का डिफ्रेंशिएशन डी आर ओवर डी थीटा, क्योंकि थीटा की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ए इंटू में कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का और करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमें डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू मिल गई। 2 को पहले लिख दें तो 2a इंटू कॉस 2 थीटा, ये वैल्यू हमको मिल गई है। यहाँ से हम tan phi1 निकाल सकते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर से इस पहले वाले जो कर्व का जो टेंजेंट है उसके बीच में एंगल, रेडियस ऑफ कर्वेचर और टेंजेंट के बीच का एंगल इस फार्मूले से r d थीटा ओवर डी आर से निकाल सकते हैं। तो इसे में डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू मालूम है, इसे पलट देंगे यानी अपान 1 मान सकते हैं, इसे पलटेंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/2a इंटू कॉस 2 थीटा। आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पर लिख देते हैं। आर की वैल्यू है a इंटू साइन 2 थीटा। तो tan phi1 के इक्वल चल रहा है ये, और अपान में है 2a इंटू कॉस 2 थीटा। a से कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आई है हमारी tan phi1 की वैल्यू मिली है 1/2 को पहले लिख दें, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं tan 2 थीटा होती है। डायरेक्ट हमें φ1 नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं। इसका मतलब φ1 में डायरेक्ट φ2 भी हो सकता ना मिल पाए, क्योंकि इसी सिमेट्रिकल करीब फार्म में है ये। तो फिर हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, माना कि दोनों के बीच का एंगल, जिसको हमने यहाँ पर अल्फ़ा से डिनोट किया है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा एक्चुअल में क्या है, डिफरेंस है इनका φ1 और φ2 का। तो हमें पहले से नहीं मालूम क्या है, φ1 माइनस φ2 ही कह सकते हैं। तो दोनों साइड हम यहाँ पर tan
अलग अप्लाई कर देंगे। तो tan phi1 माइनस phi2, तो इसमें tan a माइनस b की आइडेंटिटी जब अप्लाई करेंगे तो tan phi1 माइनस का tan phi2 अपान 1 प्लस tan phi1 इंटू tan phi2। तो इसलिए हम tan phi1 की वैल्यू का यूज़ कर लेंगे और tan की फार्म में ही हम इनकी वैल्यू जब निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे तो हम tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकेंगे। और जब tan अल्फ़ा आ जाएगा तो फिर अल्टीमेटली हम अल्फ़ा की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर लेंगे। तो जिस तरीके से हमने अभी phi1 फाइंड किया इसी तरीके से हम tan phi2 फाइंड करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिएगा, वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन dr ओवर डी थीटा हो गया। राइट हैंड साइड में a इंटू में है तो बाहर ले लीजिए, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन होता है, 2 थीटा लिखा है लिख दीजिए। ये थीटा नहीं था इसलिए 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाए, थीटा का तो 1 हो जाएगा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं, माइनस शुरू में लिख दें, 2 पहले लिख दें, a लिख दें साइन 2 थीटा और ये dr ओवर डी थीटा। हम यहाँ पर अपान 1 करते हुए इसको अगर पलटेंगे यानी डी थीटा ओवर dr फाइंड करेंगे, वो फार्मूले में वही यूज़ होता है। तो ये 1 ऊपर पहुँच जाएगा और ये 2a साइन 2 थीटा पहुँच जाएंगे डिनोमिनेटर में। अब फार्मूला का यूज़ करेंगे tan phi2 इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा ओवर डी आर। ये दूसरे वाला जो इक्वेशन है, दूसरा जो कर्व है उसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू रखी जाएगी तो हमें tan phi2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर r की वैल्यू लिखना है। r की वैल्यू 2a इंटू कॉस 2 थीटा है, a इंटू कॉस 2 थीटा है और इसकी वैल्यू माइनस में आ गई थी 1 अपान में 2a साइन 2 थीटा की इक्वल आई थी, माइनस 1 अपान 2a साइन 2 थीटा। 2a से 2a को कैंसिल किया जा सकता है, a से a कैंसिल किया जा सकता है, माइनस शुरू में लिख दें और 1/2 और साइन अपान कॉस, ये कॉट की वैल्यू हो जाएगी। कॉट एंगल में 2 थीटा है, 2 थीटा कर दें, ये tan phi2 की वैल्यू हमको मिल गई है, tan phi2 की वैल्यू। अब इन वैल्यूज़ का हमें यूज़ करते हुए वैल्यू निकालना है। जैसे कि पहले ही बोला था कि हमें ज़रूरत पड़े अगर वेरिएबल में आ जाता है तो हमें इसकी वैल्यू को निकालने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो आई हैं tan phi1 और tan phi2 थीटा की फार्म में आ रही हैं, वेरिएबल की फार्म में, r की फार्म में नहीं आ रही। तो हमें सिर्फ थीटा निकालना है। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कर्व जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पर r की वैल्यू उनके लिए और थीटा की वैल्यू सेम होगी। तो r की वैल्यू को इक्वेट कर देंगे, r को बराबर रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। r हमें चाहिए भी नहीं होगा, थीटा चाहिए होगा, थीटा की वैल्यू में मिल भी जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में इक्वेट करने पर तो तब हम यहाँ पर tan phi1 और tan phi2 की वैल्यू कांस्टेंट की फार्म में निकाल सकेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से दोनों r की वैल्यू उनको बराबर रखने पर ऑन ये बात चल रही है ऑन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ऐसी बात होगी। तो r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से a साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू a कॉस 2 थीटा है। इक्वेशन नंबर 2 से a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं और कॉस से यानी पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कॉस 2 थीटा तो है, यहाँ कॉस 2 थीटा डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, 1 आ गया, वो 1 लिखना बेकार है मान लिए। तो साइन अपन कॉस जो होगा वो tan 2 थीटा हो गया और ये 1 के बराबर आ गया, यानी tan 2 थीटा की वैल्यू इतनी आ गई। हमें cot 2 थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू भी 1 के ही इक्वल आ जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि cot 2 थीटा जो होता है वो 1/मान tan के बराबर होता है। 2 थीटा कर दीजिए और इसकी वैल्यू 1 है, 1/1 करेंगे 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर फाइंड की थी tan phi1, वहाँ पर आ रहा था 1/2 इंटू, पीछे देख लीजिए tan phi1 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी 1/2 tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा की वैल्यू
1 के इक्वल आई है, तो इस तरीके से 1/2 आ गया। ऐसे फिर यहाँ पर tan phi2 की वैल्यू भी लास्ट में हम फाइंड की थी, -1/cot2 थीटा। cot2 थीटा की वैल्यू भी 1 के इक्वल है, इस तरीके से -1/2 है। तो ये माइनस है, तो इसलिए फार्मूले में अभी हम सोच रहे थे कि phi1 माइनस phi2 की करना चाहिए कि phi2 माइनस phi1 की करना चाहिए। तो पता चल गया phi1 बड़ा है, तो इसलिए इसमें से इसको माइनस करेंगे और फार्मूला अप्लाई कर देंगे इन दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि अल्फ़ा जो होता है वो पहले हम लिख चुके हैं phi1 माइनस phi2, और दोनों साइड अगर हम tan लेते हैं तो ये tan phi1 माइनस अल्फ़ा ही निकालना है, फाइंड करना है, लेकिन ये phi1 माइनस phi2 phi1 के यूज़ से निकलेगा। इसमें tan a माइनस b की आइडेंटिटी का यूज़ करें तो होता है tan phi1 माइनस का tan phi2 अपान 1 प्लस tan phi1 इंटू tan phi2। अब इनकी वैल्यू अभी फाइंड कर ही चुके हैं, ये इन दोनों वैल्यूज़ का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो tan अल्फ़ा यानी दोनों कर्व के बीच का एंगल फाइंड हो जाएगा। तो tan अल्फ़ा से अल्फ़ा फाइंड हो जाएगा। तो फिलहाल अभी tan अल्फ़ा की वैल्यू ही मिलेगी। तो tan phi1 की वैल्यू 1/2 है, माइनस tan phi2 की वैल्यू -1/2 है, 1 प्लस tan phi1 की वैल्यू 1/2 और माइनस का tan phi2 की वैल्यू -1/2, जो वैल्यू थी हमने यहाँ पर रख दी है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/2 प्लस 1/2 हो गया, और 1 प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया, और इसमें 1/2 हाफ एंड हाफ 1 हो जाता है, या 2 टाइम्स कर सकते हैं 1, क्योंकि एक ही जैसी चीज़ें 2 बार है, तो 2 टाइम्स कर दिया। और इनमें एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट भी 3/4 लिख सकते हैं, 4 का इधर इंटू हो जाएगा, 1 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होके 1 हो गया, और ये यहाँ पर 3/4 हो गया। और इसे जब पलटेंगे, डबल अपान में 4 है तो 4 का ऊपर जाके 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा अपान 3। लेफ्ट हैंड साइड में tan अल्फ़ा के इक्वल चल रहा है, अगर हमें अल्फ़ा चाहिए है, दोनों कर्व के बीच का एंगल चाहिए, तो tan को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, tan इनवर्स में बदल जाएगा 4/3। तो दोनों कर्व के बीच का एंगल फाइंड करना था, आ चुका है tan इनवर्स 4/3। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।